student, today we will read chapter 8 of history. Chapter name is सामाजिक परिवर्तन गतिशील एवं स्थायी समुदाय, सोशल चेंजेस मोबाइल एंड सेटल कम्युनिटीज। तो फर्स्ट इज व्यक्तियों की गतिशीलता। व्यक्ति विभिन्न कारणों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। इन कारणों को दो वर्गों में रखा जाता है। पहला आकर्षक कारक, दूसरा है हमारा प्रत्याकर्षण कारक। प्रत्याकर्षण कारक तीन प्रकार के होते हैं: आर्थिक, राजनीतिक तथा पर्यावरणीय। प्रभुत्व, युद्ध, राजनीतिक अस्थिरता आदि राजनीतिक कारक है। व्यक्ति की गतिशील में एक स्थान से व्यक्ति दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं, इसको हम व्यक्तियों की गतिशीलता कहते हैं। स्थानांतरण के दो पहलू हैं: आप्रवास, अन्य स्थान से आकर बसना, उनको हम आप्रवास कहेंगे। सेकेंड इज उत्प्रवास, दूसरे स्थानों पर जाकर बसना। भारत में विभिन्न स्तरों पर आप्रवास होते रहते हैं: लंबी दूरी व लंबी अवधि वाले तथा छोटी दूरी व छोटी अवधि वाले। द नेक्स्ट इज मध्य युग में सामाजिक दशाओं में परिवर्तन। भारतीय समाज चार पारंपरिक जातियों में विभाजित था: ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय तथा शूद्र। ब्राह्मणों को समाज में विशेष सम्मान तथा अधिकार प्राप्त होते थे। राजपूतों के उत्कर्ष के साथ ही ब्राह्मणों का महत्व बढ़ गया। उन्हें कर मुक्त भूमि व अनुदान प्राप्त होते थे, लेकिन उन्हें भूमि पर कृषि करने का कोई टैक्स नहीं देना होता था, इसलिए उनको कर मुक्त भूमि प्राप्त थी। राजपूत समाज में स्त्रियों का बहुत सम्माननीय स्थान था। उनके मान सम्मान की रक्षा पुरुषों द्वारा की जाती थी। वे स्वयंवर में अपने पति का चुनाव कर सकते थे। उन्हें युद्ध कला तथा उच्च शिक्षा दी जाती थी। उनमें पर्दा प्रथा नहीं थी। राजपूत समाज में बहुपत्नी तथा प्रथा प्रचलित थी, किंतु अन्य जातियों तथा समुदाय की स्त्रियों की दशा संतोषजनक नहीं थी। उन्हें उच्च शिक्षा नहीं दी जाती थी। बहुपत्नी प्रथा के कारण परिवार तथा समाज में उनकी स्थिति और भी गिर गई। विधवा स्त्रियां सती हो जाती थीं। विधवा पुनर्विवाह निश्चित था। विधवा स्त्रियां मतलब जिसके पति की मृत्यु हो जाती तो उस स्त्री को भी पति के साथ चिता में मरने के लिए बिठा दिया जाता था। इसको हम सती प्रथा कहते हैं। विधवा पुनर्विवाह में दोबारा शादी करना निषिद्ध था। सल्तनत काल में भारतीय समाज हिंदू तथा मुस्लिम समुदाय में बढ़ गया था। प्रारंभ में हिंदू लोग मुसलमानों को अशुद्ध तथा अछूत समझते थे तथा उनके साथ अंतमिश्रण नहीं करते थे, क्योंकि मुसलमान विजेता हिंदुओं के साथ दुर्व्यवहार करते थे। सुल्तान हिंदुओं को विशेष रियायतें देकर इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए प्रेरित करते थे। सभी हिंदुओं को जजिया कर देना पड़ता था। जजिया कर धार्मिक यात्रा पर जाने के लिए टैक्स देना पड़ता था, उसको हम जजिया कर कहते थे। हिंदू समाज पहले की भांति चार प्रमुख जातियों में ही विभाजित था, लेकिन अनेक विशिष्ट जातियां भी विकसित हो गई थी। समाज में ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों का स्थान गिर गया था। ब्राह्मणों को शाही संरक्षण मिलना बंद हो गया। राजनीतिक शक्तिशील होने से क्षत्रिय का मनोबल गिर गया। स्त्रियों की दशा बदतर हो गई थी तथा उनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रह गया। पहले जो स्त्रियों को अधिकार मिलते थे, लेकिन अब ऐसा मिलना बंद हो गया था। भारतीय मुसलमान स्त्रियों की सामाजिक स्थिति पराजित थे। वे अपने पति के दया पर रहती थी, जो शरीयत के अनुसार 4 पत्नियां रख सकता था, किंतु अन्य सभी से व्यवहार ठीक ठाक रखना होता था। वे पर्दा करती थी तथा बाहर जाने पर बुर्का पहनती थी। एक मुस्लिम पुरुष 4 शादियां कर सकता था। मुगल काल में धार्मिक स्वतंत्रता के कारण हिंदू तथा मुसलमान परस्पर निकट आए। उनके भाषा, खानपान तथा अन्य पारिवारिक क्रियाकलाप समान थे। वे क्रमशः एक दूसरे के रीति रिवाजों को अपनाने लगे। सूफी संतों के अनेक हिंदू अनुयायी बन गए तथा भक्ति संतों ने मुसलमानों को भी आकर्षित किया। अकबर ने एक नया धर्म दीन इलाही प्रारंभ किया। द नेक्स्ट इज जातीय संरचना में परिवर्तन, चेंज इन द कास्ट स्ट्रक्चर। समय के साथ साथ भारतीय समाज में नए लोगों, तत्वों तथा प्रभावों के कारण जातीय व्यवस्था अधिक कठोर तथा जटिल होती गई। ब्राह्मण अब भी विशेष अधिकार युक्त माने जाते थे।
शूद्रों को अस्पृश्य समझा जाता था। अंतर्जातीय विवाह प्राय वर्जित था। ब्राह्मणों को ऊंचा स्थान अभी भी प्राप्त था, लेकिन जो नीची जाति के लोग तो उनको अछूत समझा जाता था। अंतर्जातीय विवाह मीन्स एक जाति से दूसरी जाति में विवाह नहीं कर सकते थे। मध्य युग में दो जातियां विकसित हुई, कायस्थ तथा राजपूत। राजपूतों की उत्पत्ति रहस्यपूर्ण तथा विवादास्पद है। शासक परिवार के लोग राजपुत्र या राजपूत कहलाए, जिन्हें क्षत्रियों का दर्जा दिया गया। जनजातियां बंजारे तथा घुमक्कड़ समूह। भारत के अधिकांश जनसंख्या स्थायी जीवन व्यतीत करती है, किंतु व्यक्तियों के कुछ ऐसे समूह हैं जो स्थानांतरणशील तथा आदिवासी जीवन बिताते हैं। यानी कि कुछ भारत के कुछ ऐसे समूह हैं जो एक स्थान पर दूसरे स्थान जाते रहते हैं, वहाँ अपना जीवन व्यतीत करते हैं। उन लोगों को हम स्थानांतरित कहते हैं। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की 8.6% जनसंख्या अनुसूचित जनजातियों या आदिवासियों की है। सन 2011 में जनगणना हुई थी, उसके अनुसार 8.6% जनसंख्या अनुसूचित जाति और आदिवासी के लोग रहते हैं। भारतीय जनजातियों को अनेक प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। आजीविका के साधनों के आधार पर इन्हें 4 वर्गों में रखा जाता है। मीन्स जो व्यक्ति जिस प्रकार का व्यवसाय व कार्य करेगा उस व्यक्ति को उसी समूह में रखा जाएगा, जाति समूह में। द फर्स्ट इज आर्किटेक्ट, मछुआरे, भोजन संग्रहकर्ता जैसे अंडमान द्वीपों के ओंगे तथा जरामा। वहाँ पर लोग जो मछली को पकड़ते हैं मछुआरे कहलाते हैं। सेकेंड इज स्थानांतरण कृषक, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर खेती करने के लिए जाते हैं, ये लोग हैं असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड के जनजातीय वर्ग। थर्ड इज कृषक कारीगर जातियाँ जैसे मध्य प्रदेश के गोंड तथा झारखंड के संतान और राम। थर्ड इज घुमक्कड़ या बंजारे वर्ग। बंजारा वर्ग में झारखंड के बिरहोर, उड़ीसा के पेंडिया, राजस्थान के गढ़िया लोहार, हिमाचल प्रदेश के गद्दी तथा गुजरात के रावाड़ी बंजारी तथा लंबाड़ी है। बंजारे वे लोग होते हैं जो एक स्थान पर दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं, भोजन व व्यवसाय की तलाश में। उन लोगों को हम बंजारे कहते हैं। ये एक जगह निश्चित रूप से नहीं रहते। द नेक्स्ट इज गोंडवाना राज्य। गोंडवाना, जिसे गोंडाने भी कहा जाता है, मध्य भारत में एक ऐतिहासिक प्रदेश है जिसका विस्तार छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश तथा महाराष्ट्र राज्यों पर है। यहाँ द्रविड़ वर्ग की गोंड जनजाति निवास करती है। गोंड जनजाति राज्य निर्माण का उत्तम उदाहरण प्रस्तुत करती है। गोंड भूमि को गोंडवाना राज्य कहा जाता था। गोंड शासक परिवारों ने अनेक प्राचीन राज्यों की स्थापना की थी। 14वीं से 18वीं शताब्दी के मध्य इस क्षेत्र में शक्तिशाली गोंड राजवंश विद्वान थे। वे या तो स्वतंत्र रहे या मुगलों के अधीन सेवारत रहे। 18वीं शताब्दी में मराठों ने इस क्षेत्र को विजित कर लिया। तब गोंडवाना राज्य के अधिकांश भाग को नागपुर के भोसले राजाओं या हैदराबाद के निजाम क्षेत्रों में मिला लिया गया। द नेक्स्ट इज अहोम राज्य। असम राज्य का नाम अहोम शब्द से लिया गया है। अहोम लोगों का उद्गम चीन के यूनान प्रांत से माना जाता है। सबसे प्रारंभ में असम कामरूप राज्य का एक भाग था, जिसकी राजधानी प्राग्योतिषपुर आधुनिक गुवाहाटी थी। प्राचीन कामरूप राज्य रंगरूप प्रदेश अब बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र घाटी तथा पश्चिम बंगाल में कूच बिहार में विस्तृत था। असम में काचारी, चुटिया, पाल, कोच आदि राजवंशों का शासन रहा। अहोम लोगों के आगमन 13वीं शताब्दी तथा इनमें परस्पर युद्ध होते रहे। अहोम लोगों ने म्यांमार से पटकोई सीढ़ी पार करके ऊपरी असम घाटी पर नियंत्रण कर लिया। 15वीं शताब्दी में अहोम ऊपरी असम में सबसे शक्तिशाली थे। अहोम लोगों की एक महान उपलब्धि मुगल विस्तार के जाल को असम में प्रविष्ट होने से रोकना था। मुगलों ने असम पर अधिकार के लिए बार-बार प्रयास किए। अहोमों की शक्ति एवं समंत राजा रुद्र सिंह के शासनकाल में शिखर पर पहुंच गए, किंतु 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अहोमों की शक्ति पतनोन्मुख हो गई, यानी कि उनकी शक्ति खत्म हो गई थी। आंतरिक मतभेदों एवं गृह युद्धों ने अहोम राज्य के सभी संसाधनों का विनाश कर दिया। सन 1818 ईस्वी में बर्मी लोगों ने असम पर आक्रमण करके
अहोम राजा को देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया। अतः 1826 ईस्वी में ब्रिटिश लोगों ने हस्तक्षेप करके भरमीर लोगों को असम से भगा दिया। यानदाबू की संधि के तहत असम पर ब्रिटिश नियंत्रण स्थापित हो गया। चैप्टर इज फिनिश। I hope you all are understand this chapter and thank you.